क्या इस बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में मोदी का तिलिस्म टूटने वाला है? क्या केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं? क्या जाट और राजपूत वोटर जो हैं उनके बीच इस बार वहां ध्रुवीकरण होने वाला है? क्या राजस्थान को राजनीति में और खासतौर पर राजपूत समाज की राजनीति में कोई नया पोस्टर बॉय रविंद्र भाटी मिल गया है? आखिर क्यों दिल्ली के दिग्गजों ने डेरा डाल रखा है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में? क्या है इस लोकसभा क्षेत्र का इतिहास? क्या है यहाँ के जातिगत आंकड़े? विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसने यहाँ मारी बाजी और विधानसभा चुनावों का परिणाम आखिर क्या संकेत दे रहा है? क्या मुस्लिम समाज इस बार कांग्रेस से छिटककर रविंद्र सिंह भाटी की ओर आ गया है? इन्हीं तमाम सवालों की पड़ताल करेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में आज बात करेंगे देश में सर्वाधिक चर्चित लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर की। हाँ, इस लोकसभा क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि लगभग 71,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह लोकसभा क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है और आकार की यदि बात करें तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बेल्जियम जो देश है उससे 2 गुने आकार जितना बड़ा अकेला ये राजस्थान का एक लोकसभा क्षेत्र है। तो आइए जानते हैं इस लोकसभा क्षेत्र का इतिहास कैसा रहा है। इस लोकसभा क्षेत्र में 1952 से जो है वो जब चुनाव हुए उस समय 1952 में सांसद बने भवानी सिंह, 1957 में सांसद बने रघुनाथ सिंह, 1962 में यहाँ से सांसद बने राम राज्य परिषद से तन सिंह। जी हाँ, वही तन सिंह हैं ये जिन्होंने क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की थी और राजपूत समाज में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। इनके बाद 1967 और 71 में कांग्रेस पार्टी से सांसद बने अमृत नाहटा और फिर 1975 में आपातकाल लगा। आपातकाल के बाद 1977 में जो चुनाव हुआ उसमें फिर से यहाँ से तन सिंह बनते हैं सांसद जनता पार्टी की तरफ से और 77 के बाद 1980 और 84 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से फिर से कांग्रेस पार्टी से वृद्धि चंद जैन सांसद बनते हैं और 1989 में जनता दल से आते हैं कल्याण सिंह कालवी। बड़ा प्रमुख नाम राजपूत समाज में उनका लिया जाता है। उनके बेटे लोकेंद्र सिंह कालवी भी लंबे समय तक सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहे। तो कल्याण सिंह कालवी 1989 में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे। उसके बाद में यहाँ एंट्री होती है जाट राजनीति की और जाट राजनीति का पहला चेहरा यहाँ पर 1991 के चुनाव में बनते हैं रामनिवास मिर्धा। कांग्रेस पार्टी से रामनिवास मिर्धा बाड़मेर जैसलमेर से सांसद बनते हैं। 1996, 1998, 1999 3 लोकसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस से कर्नल सोनाराम यहां से जीतकर सांसद बनते हैं। 2004 में कर्नल सोनाराम को हराते हैं मानवेंद्र सिंह। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री रह चुके जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से बनते हैं सांसद 2004 में। 2009 में फिर से कांग्रेस पार्टी के हरीश चौधरी यहाँ से सांसद बनते हैं। 2014 में मोदी लहर को देखते हुए कर्नल सोनाराम पाला बदल लेते हैं और कांग्रेस पार्टी छोड़ के आ जाते हैं भाजपा की तरफ और भारतीय जनता पार्टी दे देती है उनको टिकट। तो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती है, आपको याद होगा जसवंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं लेकिन कर्नल सोनाराम चुनाव जीत के सांसद बन जाते हैं। 2019 में फिर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से टिकट बदलती है और लेकर आती है युवा नेता कैलाश चौधरी को। कैलाश चौधरी यहाँ से 2019 में बन जाते हैं सांसद। अब बात करते हैं पिछले 4 लोकसभा चुनावों की। यहाँ जिस तरीके से गणित बदलता रहता है, बाड़मेर जैसलमेर बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है जैसा मैं बता चुका हूं, लेकिन यहाँ की राजनीति भी पल पल कह सकते हैं हर चुनाव में जिस तरीके से बदलती रही है और
जाट समाज, राजपूत समाज और अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम समाज भी है। जातिगत आंकड़ों की भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं पिछले 4 चुनाव में क्या यहाँ माहौल रहा। 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, उस 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था युवा नेता कैलाश चौधरी को, और उनके सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था मानवेंद्र सिंह ने। जी हाँ, वही मानवेंद्र सिंह जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में रहे। तो 2019 के चुनाव में कैलाश चौधरी को वोट मिले 8,46,526, मानवेंद्र सिंह को वोट मिले 5,22,718। कैलाश चौधरी चुनाव जीते 3,23,808 वोटों से, और यहाँ मतदान हुआ 73.27%। 2014 का लोकसभा चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कांग्रेस से आए हुए कर्नल सोनाराम को टिकट दिया, और आपको ध्यान होगा उस समय वसुंधरा राजे और जसवंत सिंह की जो अदावत चल रही थी, उस अदावत के चक्कर में जसवंत सिंह का यहाँ से टिकट काटा गया, मानवेंद्र सिंह का टिकट यहाँ से काटा गया, और कर्नल सोनाराम जो कांग्रेस से आए उनको टिकट दिया। तो यहाँ उस समय त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कर्नल सोनाराम को मिले 4,88,747 वोट। जसवंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा यहाँ, और उनको वोट मिले 4,01,286 वोट। तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के हरीश चौधरी, उनको वोट मिले 2,20,000। कुल मिलाकर 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें भारतीय जनता पार्टी 87,461 वोटों से ये चुनाव जीत गई, और इस बार भी मतदान का जो प्रतिशत रहा वो रहा 72.56%। ये एक महत्वपूर्ण बात है। बाड़मेर जैसलमेर का एक बड़ा क्षेत्र है, लेकिन फिर भी आप देखिए मतदान का प्रतिशत लगातार 70 से ऊपर रहना अपने आप में बड़ी बात है। 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस पार्टी से हरीश चौधरी उम्मीदवार थे, 4,16,497 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मानवेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा था, 2,97,391 वोट मिले थे। 1,19,106 वोटों से कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। और 2004 की भी बात जरूर करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि 2004 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके ठीक पहले तक केंद्र में एनडीए की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और जसवंत सिंह केंद्रीय मंत्री थे उस सरकार में। तो उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। 2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मानवेंद्र सिंह उम्मीदवार थे, 6,31,851 वोट उनको मिले थे। कांग्रेस से कर्नल सोनाराम थे, उनको 3,59,963 वोट मिले थे, और मानवेंद्र सिंह यहाँ से सांसद बन गए थे 2004 में 2,71,888 वोटों से चुनाव जीतकर। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि यहाँ की जो राजनीति है वो जाट और राजपूत ये लगातार एक प्रकार से चुनाव लड़ते रहे हैं, और मुख्य रूप से उसमें भी देखा जाए तो जसवंत सिंह का परिवार यहाँ प्रमुख रूप से राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता रहा, लेकिन वसुंधरा राजे के साथ में जो अदावत रही उसके चलते उनका टिकट काटा गया 2014 में, और उस समय निर्दलीय चुनाव लड़े। फिर मानवेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2018 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा, और फिर चुनाव लड़ा लोकसभा क्षेत्र का भी। कुल मिला के एक बड़ी उलझी हुई यहाँ की स्थितियाँ रही। बहरहाल अभी हम चर्चा करते हैं इस बार का जो मुकाबला है, वहाँ पर आते हैं। इस बार जो 2024 में लोकसभा चुनाव चल रहा है, आखिर इसकी इतनी धमक क्यों है? धमक है एक ऐसे नेता के कारण, ऐसे युवा नेता के कारण। केवल 26 वर्ष की आयु में दिल्ली के दिग्गजों तक को बाड़मेर जैसलमेर पे आना पड़ रहा है प्रचार करने के लिए। जयपुर के एसी कमरों में बैठकर योजना रणनीति बनाने वाले लोगों को भी जैसलमेर बाड़मेर के रेतीले धोरों में लू के थपेड़ों के बीच में जाकर मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि एक लड़का वहाँ बोल रहा है लाठा रीझो, और अपनी देसी बोली के अंदर जिस तरीके से उसके भाषण हो रहे हैं, रात को 12-12 बजे तक हजारों लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए अब की बार जो मुकाबला है लोकसभा बाड़मेर जैसलमेर का, वो द्विपक्षीय आमने सामने का नहीं होकर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। और 3 प्रमुख जो वहाँ के चेहरे हैं अभी, उनकी आपके सामने रखते हैं थोड़ी सी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है उसी व्यक्ति को जिनको टिकट दिया था 2019 में, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। 50 वर्ष की आयु है, विद्यार्थी परिषद का बैकग्राउंड है।
और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुके हैं और साथ ही साथ 2013 में बायतू से विधायक भी कैलाश चौधरी रह चुके हैं। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड उनका है। उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा पलटवार करते हुए हम कह सकते हैं कि उम्मेदाराम बेनीवाल को यहाँ से टिकट दिया है। 47 वर्ष की आयु है, तो लगभग कैलाश चौधरी और उम्मेदाराम 3-4 वर्ष का अंतर है, कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन उम्मेदाराम आरएलपी से थे, हनुमान बेनीवाल की पार्टी से वो 2 बार चुनाव लड़ चुके थे। बायतू से आरएलपी की टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ चुके और उन्होंने अब आरएलपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस पार्टी ने उनको उम्मीदवार बना दिया बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र का। उम्मेदाराम बेनीवाल दिल्ली पुलिस में नौकरी करते थे, नौकरी छोड़कर वो राजनीति में आए और 2 चुनाव बायतू से आरएलपी के टिकट पर लड़ चुके हैं। और अब बात करेंगे वहां इस समय जो सर्वाधिक चर्चित चेहरा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रविंद्र सिंह भाटी की। रविंद्र सिंह भाटी केवल 26 वर्ष का नौजवान और जो धमक इस समय पूरे राजस्थान की राजनीति में उसने मचा रखी है। एक तरीके से एक पोस्टर बॉय के रूप में एक नया नेता उभर कर आया है। इनके भी थोड़े से बैकग्राउंड की बात करें, विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए ये रहे हैं और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में छात्र संघ अध्यक्ष रहे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस छात्र संघ के चुनाव में इन्होंने विद्यार्थी परिषद से टिकट जरूर मांगा था, टिकट मिला नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ा और छात्र संघ अध्यक्ष वहाँ बन गए। लगभग वही स्थिति विधानसभा चुनाव में रही। नवंबर 2023 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। लोगों को लगा कि शायद इनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिला तो फिर से इन्होंने चुनाव निर्दलीय लड़ा। इस बार विधानसभा शिव में वो आए और जोधपुर में छात्र संघ अध्यक्ष रहने के बाद शिव विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। और उसके साथ साथ ये कहा जा सकता है कि अपनी पारंपरिक जो देसी अपनी जो बोली है उसी बोली में संवाद करते हैं, उसी बोली में साक्षात्कार देते हैं, उसी बोली में जनसभाओं को संबोधित करते हैं। और इनके प्रशंसकों का जो हुजूम है, एक तो युवा हैं 26 वर्ष के और दूसरा ये भी समझा जा सकता है कि जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं दोनों जाट समाज से उम्मीदवार हैं। ऐसे में राजपूत समाज के जो वोटर हैं उनका एक प्रकार से ध्रुवीकरण हो रहा है। उसके साथ साथ केवल इतनी सी बात नहीं है कि राजपूत समाज का ध्रुवीकरण है, वहाँ के स्थानीय लोग, युवा, बुजुर्ग सभी इनके फैन हो रहे हैं। और पूरे राजस्थान में अनेक स्थानों पर रविंद्र सिंह भाटी का जो क्रेज है वो सोशल मीडिया पर भी देखा जा सकता है। लाठा रीजो ऐसा करके बछीड़ बुला देंगे, ऐसे ऐसे शब्द जब ये बोलते हैं तो जनता में एक अलग ही प्रकार का जुनून, एक अलग ही प्रकार का ज्वार, एक अलग ही प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है। अब बात करें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की, तो इसमें भी 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और उन 8 विधानसभा क्षेत्रों के क्या है जातिगत आंकड़े, इसकी थोड़ी सी करते हैं पड़ताल। सबसे पहले बात करें जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र की, तो राजपूत बहुल क्षेत्र है और साथ ही साथ मेघवाल, मुस्लिम और ब्राह्मण भी इस विधानसभा में बड़ी संख्या में हैं। दूसरा आता है शिव विधानसभा क्षेत्र, इसमें भी राजपूत और मुस्लिम समाज के मतदाता अच्छी खासी संख्या में हैं। साथ ही साथ जाट, चारण और मेघवाल भी हैं। बाड़मेर में जाट और मेघवाल, राजपूत ये अच्छी खासी संख्या में है। साथ ही साथ जैन, चारण और भील भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ बताए जाते हैं। फिर आता है बायतू विधानसभा क्षेत्र, यहाँ जाट बहुल यह क्षेत्र है और मेघवाल, राजपूत और मुस्लिम समाज के मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ हैं। फिर बात करते हैं पचपदरा की। पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में प्रजापत और कल्बी समाज के मतदाता अधिक संख्या में बताए जाते हैं। मेघवाल, जाट और राजपूत यहाँ भी अच्छी खासी संख्या में हैं। फिर बात आती है सिवाना विधानसभा क्षेत्र। सिवाना में राजपूत और मेघवाल अच्छी खासी संख्या में हैं, प्रजापत भी हैं। यहाँ जाट, सैनी, कल्बी और देवासी समाज भी अच्छी खासी संख्या में रहता है। गुड़ामालानी में जाट और विश्नोई समाज बहुसंख्यक है। साथ ही साथ मेघवाल, प्रजापत और कल्बी समाज भी अच्छी खासी संख्या में है। चौहटन में मुस्लिम समाज अधिक संख्या में है और अनुसूचित जाति के मतदाता बड़ी संख्या में है। जाट समाज, राजपूत और सिंधी समाज के मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में हैं। यहाँ के कुल मतदाताओं की बात करें तो इस बार यहाँ लगभग 21,68,000 मतदाता बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में हैं। और यदि बात करते हैं सतही तौर पर तो जाट, राजपूत और मुस्लिम समाज के मतदाता सर्वाधिक इस क्षेत्र में हम बता सकते हैं। एक अनुमान के हिसाब से जो संख्या हमारे पास आई है
कई लोगों से बात की है, हो सकता है उसमें कुछ 19-20 हो, क्योंकि हमने भी वहाँ के बहुत से लोगों से चर्चा की, अनेक स्थानों से हमने आंकड़े जुटाने का प्रयास किया। तो जो आंकड़े हमारे पास पहुँचे हैं उसके अनुसार यहाँ बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में जाट समाज के मतदाता हैं लगभग 3.5 लाख। वहीं दूसरी तरफ बात करें राजपूत समाज के मतदाता लगभग 3,30,000 के आसपास यहाँ बताए जा रहे हैं। मुस्लिम समाज के मतदाता 2,70,000 यहाँ बताए जाते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के मतदाता भी लगभग 3,80,000 से 4 लाख के आसपास यहाँ बताए जा रहे हैं। उनमें मेघवाल सबसे ज़्यादा बताए जाते हैं, लगभग 2.5 लाख के आसपास मेघवाल यहाँ बताए जाते हैं। फिर बात आती है ब्राह्मण समाज की, उनमें खासतौर पर राजपुरोहित यहाँ अधिक हैं, 1,15,000 के आसपास मतदाता बताए जाते हैं। प्रजापत समाज के 85,000 मतदाता यहाँ बताए जाते हैं। चारण समाज के 80,000, वैश्य समाज के 70,000 के आसपास मतदाता यहाँ बताए जाते हैं। तो निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि यहाँ की जो गणित है वो है जाट, राजपूत, और जिस तरीके से मुस्लिम समाज भी सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें बढ़ा है, सीमा जन कल्याण परिषद यहाँ लंबे समय से काम करता रहा है, तो इस प्रकार से ये समझा जा सकता है। और 1991 में जिस तरीके से रामनिवास मिर्धा यहाँ से सांसद बने थे, वहाँ से जाट राजनीति एक डोमिनेटिंग पोजीशन में यहाँ आने लगी। और अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि आखिर मुस्लिम मतदाता जो सामान्य रूप से कांग्रेस के साथ रहता है वो इस बार रविंद्र सिंह भाटी के साथ में लगा हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। आखिर कारण क्या है कि रविंद्र सिंह भाटी की तरफ कांग्रेस को छोड़ के ये मतदाता जा रहा है, इसकी हम बात करें तो इसके पीछे जो बात निकल कर आ रही है वो बात आ रही है शिव विधानसभा क्षेत्र की। जी हाँ, शिव विधानसभा क्षेत्र से अभी रविंद्र सिंह भाटी विधायक हैं। और ये जो विधानसभा चुनाव हुआ, इस विधानसभा चुनाव को समझना एक बार पहले जरूरी है, उससे ये चीज़ बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। शिव विधानसभा क्षेत्र जो है वो विधानसभा चुनाव जो हुआ 2023 में, उसमें एक हॉट सीट थी, और वो इसलिए थी क्योंकि नवंबर में रविंद्र सिंह भाटी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया स्वरूप सिंह खारा को। स्वरूप सिंह खारा भाजपा के उम्मीदवार थे, रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय उम्मीदवार थे। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे अमीन खान, और एक और मुस्लिम उम्मीदवार फतेह खान वहां से चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय। अब मजेदार बात जो हुई वो ये हुई कि मुख्य मुकाबला जो हुआ वो हुआ 2 निर्दलीयों में, एक निर्दलीय फतेह खान, दूसरे निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी को वोट मिले उस समय 78,726 और फतेह खान को वोट मिले 74,692, लगभग 4,100 वोटों से चुनाव रविंद्र सिंह भाटी, लगभग 4100-4200 वोटों से रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीत गए। लेकिन आप देखिए तीसरे नंबर पर कौन रहता है? भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर नहीं थी, तीसरे पर थे कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अमीन खान। अमीन खान को वोट मिलते हैं 54,692 और बीजेपी से टिकट मिला था स्वरूप सिंह खारा को, उनको वोट मिले केवल 22,412। जालम सिंह यहाँ से आरएलपी के उम्मीदवार थे, उनको वोट मिले 7,304। अब लब्बो-लुआब ये है कि मुस्लिम वोट इस लोकसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी की तरफ इसलिए बताया जा रहा है कि जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी सांसद बन जाएंगे तो ये शिव सीट जो है वो हो जाएगी खाली, और जब ये सीट खाली हो जाएगी तो मुस्लिम समाज में ऐसा एक अंदर बताया जा रहा है, मैसेज चल रहा है कि ये सीट खाली होते ही फिर यहाँ से जो विधायक बनेगा वो कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति होगा। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें अमीन खान और फतेह खान के यदि वोटों को जोड़ दिया जाए तो 74,692 और 54,692, लगभग आप कह सकते हैं 70-50-1-20 1,30,000 के आसपास वोट दोनों मुस्लिम प्रत्याशियों को मिलाकर मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे रविंद्र सिंह भाटी, स्वरूप सिंह खारा और जालम सिंह, इन तीनों के वोट यदि आप जोड़ देते हो तो ये वोट बैठते हैं लगभग 1,10,000 के आसपास। तो यदि मुस्लिम वर्सेज राजपूत इसको देखा जाए तो एक तरफ 1,30,000 वोट है, एक तरफ 1,10,000 वोट है। ऐसे में यह समझा जा रहा है कि यदि मुस्लिम समाज इस बार एक तरफा वोटिंग रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में करके उनको सांसद बना देता है तो शिव की जो सीट है वहाँ से
मुस्लिम व्यक्ति कोई वहाँ से विधानसभा में चुनकर जा सकता है। अब बात करते हैं जो बाकी अन्य विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा में आते हैं, उसमें भी बड़ी रोचक गणित रही है। बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में जो उम्मीदवार जीते हैं, जो विधायक बने, 1 लाख से अधिक वोट बहुत से लोगों ने प्राप्त किए। जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो छोटू सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। 1,03,115 वोट उनको मिले। कांग्रेस के रूपाराम को 84,415 वोट मिले। बाड़मेर में फिर तगड़ा उलटफेर हुआ। प्रियंका चौधरी निर्दलीय थी, 1,05,420 वोट मिले। कांग्रेस के मेवाराम जैन को 92,298 और भारतीय जनता पार्टी के दीपक कड़वासरा को वोट मिले 5,258 केवल। करारी शिकस्त वहां मिली बीजेपी को। बायतू से हरीश चौधरी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, 76,821 वोट मिले। बालाराम मूंड भारतीय जनता पार्टी के 51,720 वोट मिले थे केवल और तीसरे नंबर पर रहे थे। और जो उम्मेदाराम इस समय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो बायतू से आरएलपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 75,911 वोट लेकर आए थे हरीश चौधरी के सामने। क्या हरीश चौधरी इस चुनाव में उम्मेदाराम का खुलकर समर्थन कर पाएंगे? 4-5 महीने पहले आमने सामने चुनाव लड़े। खैर, पचपदरा में अरुण चौधरी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, 77,997 वोट उनको मिले। मदन प्रजापत कांग्रेस के 75,468 वोट उनको प्राप्त हुए और आरएलपी के थान सिंह को 22,581 वोट यहां से मिले थे। सिवाना एक हॉट सीट थी। हमीर सिंह भायल का उस समय टिकट वितरण से पहले विरोध वहां देखने को मिला। मेरा जाना भी हुआ था विधानसभा चुनाव में, सर्वे के लिए मेरा जाना हुआ था सिवाना विधानसभा क्षेत्र में। सुनील परिहार का नाम वहां कांग्रेस पार्टी से चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी से भी कई लोग तैयारी में थे। हमीर सिंह भायल के खिलाफ थोड़ा सा उस समय माहौल था, लेकिन भाजपा ने टिकट दिया और 62,496 वोट हमीर सिंह भायल को मिले। सुनील परिहार ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और वोट मिले 50,695। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से मानवेंद्र सिंह को चुनाव लड़वाया था, 43,690 वोट मिले। तीसरे नंबर पर वो रहे थे। गुड़ामालानी में भारतीय जनता पार्टी से कृष्ण कुमार बिश्नोई 1,07,632 वोट मिले थे और कांग्रेस पार्टी के कर्नल सोनाराम को 92,415 वोट मिले। आखिरी सीट चौहटन की, वहां आदूराम मेघवाल भारतीय जनता पार्टी के थे, 1,03,205 वोट मिले। पद्माराम कांग्रेस के 1,01,777 और तरुण राम कागा आरएलपी के 22,149 वोट मिले। अब इसको समझा इस तरीके से जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव में वोट मिले 5,36,240। वहीं इनके मुकाबले कांग्रेस पार्टी को टोटल वोट यहां मिले 6,25,420, लगभग 90,000 वोट कांग्रेस पार्टी यहां ज्यादा लेकर गई भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। अब चूंकि ये मामला बन गया है त्रिकोणीय और कैलाश चौधरी के बारे में ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तो वे रहे, लेकिन क्षेत्र में उतना संपर्क नहीं रख पाए और एक वैक्यूम जो दिख रहा था उसको भरने का काम किया रविंद्र सिंह भाटी ने। साथ ही साथ ये भी बात समझी जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की तरफ से जाट समाज ने को टिकट मिला है, तो राजपूत समाज एक तरफ हो गया, वहीं दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी युवा हैं, वहीं तीसरी तरफ मुस्लिम समाज का भी वोट उनको मिल रहा है। जातियों के बंधन को वे तोड़कर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि वास्तव में इस बार ये जो चुनाव है ये बहुत ही जोरदार चुनाव है और कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज रविंद्र सिंह भाटी के साथ में लगी हुई है। अंदर अंदर जानकारी ये भी आ रही है कि यहाँ अब जो मुकाबला है वो मुकाबला रविंद्र सिंह भाटी वर्सेज कांग्रेस हो गया है। इसी बीच जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़मेर आते हैं, उनकी वहाँ सभा होती है। सभा से पहले मानवेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने से क्या वहाँ के समीकरण बदलेंगे? क्या मानवेंद्र सिंह के कांग्रेस छोड़कर दोबारा भारतीय जनता पार्टी में आने से क्या राजपूत समाज का वोट बैंक रविंद्र सिंह भाटी से खिसक कर वापस बीजेपी की तरफ आने वाला है? क्या स्थितियां बनने वाली हैं? क्या जो देसी बॉय, देसी पोस्टर बॉय और लाठा रहने की बात करने वाला, भचीड़ बुलाने वाली बात करने वाला रविंद्र सिंह भाटी क्या अभी भी दोनों बीजेपी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों पर भारी पड़ने वाला है? बहरहाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो कहा जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पता लगेगा
चुनाव परिणाम आएंगे तब, अभी तो हवा में जोरदार माहौल बना हुआ है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, क्या कहना है रविंद्र सिंह भाटी की इस राजनीतिक सफर पर, क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दावेदारों पर क्या कहना है आपका, बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक आंकड़ों पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत करवाएं। कोई आवश्यक नहीं कि आप हमारे विचारों से सहमत भी हों, असहमत हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी असहमति भी दर्ज करा सकते हैं। आपको कोई बात अच्छी लगी हो वो भी आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर भी करें। फिर मिलेंगे किसी एक नई लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक आंकड़ों की बात करते हुए, और साथ ही साथ अन्य कई प्रकार के वीडियो भी आपको द विवेक व्यूज पर मिलते रहेंगे। तो देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।